पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 1956 यानी 1956 में स्टार्ट और अपने इब्तदाई सालों की कस्म पुरसी के बावजूद बहुत जल्द अपने पांव पे खड़ा हो। उन्हीं अजीम फनकारों में से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम मुहीउद्दीन। इब्तदाई दिन जो थे मेरे, वो मेरे स्टूडेंट लाइफ से शुरू हो चुके थे। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ था कि जो स्टूडेंट्स फौजी भाइयों के प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो वो अपने प्रिंसिपल का लेटर लेके, परमिशन लेटर लेके आप आ जाए। क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि किसी बिना हीरो की फिल्म नहीं चलती थी। 4-5 हीरोज़ जो थे उस दौर के, वो अपने पीक पे थे। मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वही साहब, शाहिद साहब, और जो भी आता था उस दौर में वो फ्लॉप हो जाता था, उसकी फिल्म नहीं चलती। जब हमारा मूड बड़ा रोमांटिक हो तो हम उस गाने को सुनते हैं। अच्छा, लेकिन इस मौसम में तो रोमांटिक नहीं हो सकता। सर रोमांस का कोई टाइम है भला? हाँ, उसका कोई टाइम तो नहीं है, सही कह रहे हैं। एक इसी तरह कारपेट बिछा हुआ है और उस पे 3-4 लोग, 3-4 औरतें बड़े बेतकल्लफ हालत में बैठी हैं। उनमें एक वहीद मुराद साहब थे और एक शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे। और उन्होंने शॉर्ट टू शॉर्ट कॉपी की ऊपर धर्म युद्ध के नाम से बनाई है। क्योंकि मैंने ये महसूस किया था कि शायद वही साहब बहुत रिजर्व हैं या बड़े प्राउड हैं, इस तरह करके। फिर वही साहब मुझे एक दिन स्टूडियो में मिले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 1956 यानी 1956 में स्टार्ट और अपने इब्तदाई सालों की कस्म पुरसी के बावजूद बहुत जल्द अपने पांव पे खड़ा हो। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी शानदार और ज़बरदस्त फिल्में बनाई और दूसरी तरफ बड़े बड़े अजीमुशान अदाकार पैदा किए, जिन्होंने आने वाले दौर की दहाइयों में लोगों के दिलों पर राज किया। उन्हीं अजीम फनकारों में से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम मुहीउद्दीन साहब, जो कि 70s और 80s बल्कि अप टू 90s की दहाई तक सुपरस्टार रहे और लोगों के दिलों पर राज करते रहे। आइए आज हम इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, कोई बात नहीं, हमारा काम है, आपका भी काम है, मिलजुल के करना है ना हमने। सर आपका माशाल्लाह फिल्मी करियर बहुत लंबा है कि आपने एक जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन टाइम में आपने इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर आते ही आप एक ज़बरदस्त सुपरस्टार बन गए। हम अपने नाजरीन को आपकी ज़ुबान से कुछ सुनवाना चाहते हैं कि आपके इब्तदाई दिन, जिसमें आपकी एजुकेशन, आपकी फिल्मी स्ट्रगल और आपके तजर्बात शामिल हों। हाँ देखें, इब्तदाई दिन जो थे मेरे, वो मेरे स्टूडेंट लाइफ से शुरू हो चुके थे। मैं कॉलेज में था तो जस्ट आफ्टर 71 वॉर, 72 शुरू हो रहा था। तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ था कि जो स्टूडेंट्स फौजी भाइयों के प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो वो अपने प्रिंसिपल का लेटर लेके, परमिशन लेटर लेके आप आ जाए। मैं गया, उनसे लेटर लिया, मैंने रेडियो गया, फिर मैंने ऑडिशन दिया। तो यावर मेदी साहब उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। स्टूडेंट्स का जो प्रोग्राम था वो मैंने किया। उसके बाद मैं कमर्शियल प्रोग्राम्स में चला गया। फिर मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका किया, मॉडलिंग की, और कुछ बहुत अच्छे थिएटर मैंने किए, हिस्टोरिकल थिएटर, जैसे आज़ादी के मुजरिम, लहू का खराज, और एक आध कोई और था वो, देन पीटीवी प्लेस। तो उसी दौरान फिर एक कासिम जलाली साहब का प्ले था, कितनी आंखें कितने ख्वाब। वो फिर शबाब किरानवी साहब ने देखा, बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। और शबाब साहब का तो ये था कि वो मतलब प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, और सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी ये थी कि वो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाया करते थे। और एक फैक्ट्री थी उनकी, बिल्कुल। उनके दोनों साहबजादे ज़फ़र शबाब, नज़र शबाब, वो भी फिल्में बनाते, तो ऑलमोस्ट 8 to 10 मूवीज़ पर ईयर, तो वो उनका एवरेज था। तो उन्होंने वो मेरा प्ले देखा, देन ही ऑफर्ड मी कि आप फिल्म में काम करें। उनका मैसेज मुझे मिला था, आई वाज लिटिल बिट रिलक्टेंट
क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि किसी बिना हीरो की फिल्म नहीं चलती थी। अभी 4-5 हीरोज़ जो थे उस दौर के वो अपने पीक पे थे, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वही साहब, शाहिद साहब, और जो भी आता था उस दौर में वो फ्लॉप हो जाता था, उसकी फिल्म नहीं चलती। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैंने कहा अगर फिल्म ना चले तो फिर तो मेरे दोस्त ही मुझे मार देंगे पहले। आपको पता है जो हमारा ऐसे ही है। कल्चर। तो फिर इन बिटवीन मेरा कुछ प्लान बन गया कि अमेरिका जाने का। मेरे जो कॉलेज के दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, वो अमेरिका सेटल हो गए थे। उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ यार, क्योंकि टीवी से मेजर रोल जो होता था उसका भी जो चेक मिलता था वो 450 से 500 रुपये का होता था, वो 2 दिन में खर्च हो जाता था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये सही है। फिर शबाब साहब कराची आए, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे कन्विंस किया, उन्होंने कहा फिल्म के एक्टर हो, टीवी पे तो आप हो ही हो, आप कामयाब हो, लेकिन आप फिल्म के एक्टर भी हो आप, और मैं यकीन से कह सकता हूँ इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई मैं आपको भेजूँगा, मैं आपको अमेरिका भिजवाऊँ। आई सेड ओके। फिर पहली 2 फिल्में शुरू हुई, इंसान और फरिश्ता और एक शिकवा। तो उन 2 फिल्मों के जो रश प्रिंट्स थे वो शबाब साहब ने देखे, और रश प्रिंट्स देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे हीरो लिया जाए, मेरा नाम है मोहब्बत में, और बाबरा शरीफ को हीरोइन लिया जाए। देन ये स्टार्टेड मेरा उनका नाम डेब्यू था ये। नहीं, डेब्यू नहीं था। अच्छा। बाबरा मुझसे पहले 2-3 फिल्में कर चुकी थी। ओके। एक थी आज दी ताज़ा खबर दर्पण साहब की, और एक सुलेमान साहब की थी भूल, और एक शमा थी नज़र शवाज साहब की। ये 3-4 फिल्में वो कर चुकी थी। उससे पहले शी यूज्ड टू डू मॉडलिंग वगैरह किया करती थी, वो इस तरह का था। तो वो उन्होंने काम किया, बट एक मेजर रोल जो होता है जिसको आप कहते हैं ना हीरोइन और हीरो, वो फिर वो थी मेरा नाम है मोहब्बत। एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट, दैट वाज द ब्लॉकबस्टर मूवी। सर वो तो हम पहले बात कर रहे हैं कि जब आपका आगाज हुआ फिल्मों में, बड़े बड़े नाम थे, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद, शाहिद, नदीम, और अगर इसी तरह पंजाबी फिल्मों की तरफ देखा जाए तो सुधीर, सुल्तान राही, यूसुफ खान, और हबीब ये साहब, एजाज साहब, इजाज साहब, हबीब साहब, और इस तरह इकबाल हसन साहब, बड़े बड़े नाम। इकबाल हसन इन साहब। सब लोगों की मौजूदगी में वाकई कोई दूसरे या तीसरे दर्जे का अदाकार या डायरेक्टर टिक ही नहीं सकता था, क्योंकि कंपटीशन बड़ा सख्त था। एग्जैक्टली। लेकिन आप आए और आप छा गए। कि मेरा नाम है मोहब्बत, ये एक ऐसी मूवी है कि जिसको पाकिस्तान की तारीख में एक लाजवाल शाहकार के तौर पे आज भी याद किया जाता है। आई मस्ट से दैट इज आइकॉनिक फिल्म। जी। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में क्या सब कॉन्टिनेंट में इससे बड़ी। सर चाइना में आपके मुजस्मे बने हुए हैं जी आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रशियन फिल्मी अवार्ड पे वो मूवी जो है वो अवार्ड हासिल करके आई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और 14 ईयर्स कंसेक्यूटिव बिल्कुल। चली है शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको पै दर पै फिल्में मिली कि आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, और उस वक्त के जो सुपरस्टार्स थे, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, इवन शाहिद साहब, आपने उनके बराबर, उनके मद्दे मुकाबल, उनकी टक्कर के रोल किए। कि मेहदी हसन साहब के गाने और भी बड़े बड़े सिंगर्स के गाने, हाँ, रुश्दी साहब, मेहदी हसन साहब, ए नैयर, गुलाम अब्बास, असद अमानत अली, मसूद राना साहब, उनके तकरीबन गाने आप पे सभी के पिक्चराइज गाने। हुए बिल्कुल, जो आज भी फिल्म बिनों को याद हैं। जी जैसे आपकी एक मूवी आती है सोसाइटी गर्ल, जी जी। तो उसका एक मशहूर गाना मैडम नूर जहां का, तेरे तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। मेरा और निशो पे था जी होगा। जी बिल्कुल। आज भी उस गाने को सुना जाता है। हम रातों को गाड़ी चलाते हुए या सोते हुए या दिन में भी, हाँ। जब हमारा मूड बड़ा रोमांटिक हो तो हम उस गाने को सुनते हैं। अच्छा, लेकिन तो- इस मौसम में तो रोमांटिक नहीं हो सकता। सर रोमांस का कोई टाइम है भला? हाँ, उसका कोई जी। टाइम तो नहीं है, सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन आपने अपनी एक, जिसको कहते हैं ना, अपनी अहमियत को इन तमाम लोगों के दरमियान मनवाए रखा। हाँ। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस कैसा था सर इन लोगों के साथ काम करने में, स्पेशली वहीद मुराद साहब, जिनको कि उर्दू फिल्मों का चॉकलेटी हीरो माना जाता है, आपने उनके मुकाबिल हीरो के रोल किए। पहले मैं आपको बताऊं कि वही साहब के साथ बहुत कम जी। काम हो सका मेरा, इसलिए कि 83 में वही साहब का इंतकाल हो गया था,
और 81 से फिर वो तकरीबन आउट ही हो गए थे, इंडस्ट्री से काम नहीं कर पा रहे थे, वो तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। लेकिन फिर भी जो 8-10 फिल्में मैंने की हैं उनके साथ, तो मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। सारे बहुत अच्छे थे और बड़े डिसेंट और बड़े कल्चर्ड इंसान थे वो, और हाईली क्वालिफाइड। तो शुरू में तो ये हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से ज़रा खिंचे खिंचे से थे, क्योंकि मैंने ये महसूस किया था कि शायद वही साहब बहुत रिजर्व हैं या बड़े प्राउड हैं, इस तरह करके। तो एक दिन उन्होंने मुझे खुद ही बुला लिया। हाँ, बुलाया क्या, बल्कि उन्होंने मोहम्मद अली साहब को कहा, कहने अली यार ये माय निकनेम इज़ गुल्लू, तो कहने यार ये हाँ जी, आपका इंडस्ट्री में नाम गुल्लू भाई है। हाँ, तो ये बड़ा खामोश खामोश रहता है सेट पे और ना मिलता है किसी को, ना तो नया आदमी तो वैसे ही आपको पता है थोड़ा जी सा। बिल्कुल। बट मेरा जो कंसंट्रेशन थी वो मेरे अपने काम की तरफ होती थी। तो फिर मुझे एक दिन स्टूडियो में मिल गए, तो मैंने नई नई टीम बनाई थी उस वक्त क्रिकेट की, आर्टिस्टों की, और हमने बहुत मैचेस आप क्रिकेट भी खेला करते थे? मैं खेलता भी रहा, अभी खेलता हूँ मैचेस, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं हम लोग। तो मैंने इतने हाई लेवल पे मैं टीम को ले गया था अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने नेशनल टीम के साथ ही मैचेस खेले कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और लाइव टेलीकास्ट हुए थे वो जरा तौक़ीर ज़िया साहब ने करवाए थे मैचेस। तो फिर वही साहब मुझे एक दिन स्टूडियो में मिले, कहने ज़रा मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी। कहने लगे तुम क्यों इतना खामोश खामोश रहते हो? मैंने कहा मैं हर जगह खामोश नहीं रहता हूँ, आप मेरे सीनियर हैं और आप खुद भी इतने खामोश रहते हैं, तो मैं कहता हूँ पता नहीं आप सही रिस्पॉन्स दें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कल तुम आओ घर पे आ जाओ, रात को हम लोग खाना वाना खाएंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा कल तो मेरा शूट है। तो कहने लगे परसों आ जाओ, सैटरडे को। तो उस ज़माने में नॉर्मली सैटरडे को हम लोग कुछ लोग ऑफ रखते थे। फिर मैं उनके घर चला गया, तो खाना वाना रेडी हो, तो ज़मीन पे बैठ के वो खाना खा रहे। कहने लगे मैं तो ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। तो मैंने कहा वैसे मैं भी ज़मीन पे बैठ के खाना खाता हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपका स्टार लिब्रा है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा मेरा भी लिब्रा है। उनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर है, मेरी भी 2 अक्टूबर है, साल का थोड़ा फ़र्क है। तो बहुत खुशी हुई मिल के। कहने लगे नहीं यार मिलना चाहिए, तुम भी आया करो, मुझे भी बुला लिया करो। तो फिर आते थे घर पे, मेरे घर पे गेट टुगेदर्स हैं या बच्चों की। सर ये उनका भड़कपन नहीं था? हाँ, कि एक सुपरस्टार और एक नए लड़के को इतना सपोर्ट करना। बिल्कुल। और इसी तरह मोहम्मद अली साहब भी थे, नदीम साहब भी थे। तो ऑल ओवर बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, अपने इतने सीनियर्स जिनको मैं स्कूल के ज़माने में देखा करता था और बहुत एडमायर भी किया करता था। तो आप बिलीव करेंगे सम टाइम जब ये मेरे घर पे बैठे होते थे, मैं ऐसे देखता था कि मैंने यार ये वही लोग हैं जिनकी गाड़ी गुजरती थी स्कूल के आगे से, तो मैं भाग के जाता था, इनको देखता था। या जब मैं स्टूडियो होता था कराची में, ईस्टर्न स्टूडियो, तो मैं और मेरे दोस्त जाके गेट पर खड़े होते थे, जब कोई गाड़ी आती थी मैं वहीद मुराद, वो मोहम्मद अली, वो नदीम। तो आज वो मेरे घर पे बैठे हुए हैं और आना जाना एक दूसरे के घरों पे, ये वो थैंक गॉड, वो अल्लाह का करम ही मैं कहता हूँ ये हुआ है। बट आई वाज नॉट, क्योंकि आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस वक्त का जो नौजवान था, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो, वो सुबह अपने काम पे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी उसने जाना है वो जाता था, और शाम को उसने फिल्म जरूर देखनी थी। यस, जहाँ पे उसको फिर एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी। यस, कि उसके और हर नौजवान के अंदर कोई मोहम्मद अली था, एक वहीद मुराद था, एक गुलाम मुहीउद्दीन था और एक नदीम था, हर एक के अंदर, कि जो उसके दुख, दर्द और तकलीफ का साथी भी हुआ करता था। और दूसरी तरफ उस दौर की खूबरू हीरोइनें जैसे फरदौस बेगम, बाबरा शरीफ, आसिया, निशो बेगम, शबनम जी। तो इन तमाम हीरोइनों के साथ कहीं ना कहीं नौजवान अपने दिल में इश्क भी किया करते थे। ट्रू। सही कह रहे हैं। हाँ जी, बल्कि मैं तो खैर उस दौर में अभी इतना ज़्यादा नहीं, मैंने तो 80s में, मतलब कि मैंने वो दौर देखा है। लेकिन मैं उस 80s के दौर को भी एडमायर करता हूँ कि जब इन हीरोइनों को और आप जैसे हीरोज़ की अगर फिल्म देख लें तो कई कई दिन तक बंदा उदास रहता था वैसे ही, कि पता नहीं ये लोग असल में भी हैं, इनको छू भी सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में ही है। इसीलिए शायद आप
आपकी फिल्म नगरी को जादू की नगरी भी कहा जाता है। नहीं होता था, आप सही कह रहे हैं। देखिए फैन फॉलोइंग तो आपको पता है हर जगह होती है। वो तो बल्कि मेरा हेयर ड्रेसर है और वो जो मेरा डिज़ाइनर था, तो वो कहते हैं कि वो लड़के मेरे पास आते हैं और वो कहते थे कि उस तरह के बाल बना दो हमारे, या फिर ड्रेसिंग है तो उस तरह के कपड़े बना दो, उस तरह का सूट बना दो। तो ये होता था, एंड दिस इज़ एवरीवेयर आई थिंक। नहीं सर, आपका एक स्टाइल बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस दौर में अगर आप किसी की कॉपी करते तो आप कभी भी ना चल पाते। मैं चलना चलता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी आंखें माशाल्लाह वो बोलती थीं, आपका फेस एक्सप्रेशन। मैं तो आपकी फिल्में बचपन से देखता था और आपको बड़ा फॉलो भी करता था। अच्छा, यानी कि लेट 80s में भी, जबकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जवाल का शिकार थी, तो सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का दौर था कि उनके अलावा आपको पता है कि कोई हीरो नहीं चलता था, लेकिन आपने उनके दौर में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान को कायम रखा। yeah. और जब तक आप राही साहब के मद्दे मुकाबल उनकी टक्कर के हीरो नहीं आते थे, वो फिल्म नहीं चलती थी। True. तो आपका, वही मैं कह रहा हूँ कि आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका खड़ा होने का स्टाइल, हम आपको शूटिंग्स में देखा करते थे। और मैंने, यकीन कीजिएगा कि मैंने उस वक्त कहा कि ये पाकिस्तानी फिल्मों के अमिताभ बच्चन है, कि अगर आप इंडिया में होते तो आपका लेवल कम से कम अमिताभ बच्चन जैसा होता। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हर मुल्क में इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं जिनका अपर लेवल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दी है। जहाँ तक आपकी बात है ये कि पंजाबी फिल्मों में भी मैं आया हूँ और उसी तरह मैंने काम किया, तो पंजाबी फिल्मों में ज़रा लाउडिज़म होता है, ख़ास तौर पे ड्रामेटिक सीन्स जब होते हैं, बॉडी लैंग्वेज में भी ज़रा फ़र्क होता है। तो उस चीज़ को समझना जो था, आपकी आवाज़ का भी तो बड़ा अमल दखल है उसमें। एग्जैक्टली। तो उसमें ये होता था कि जब शुरू जब पंजाबी मूवी स्टार्ट हुई तो सामने राही साहब थे मेरे जी, तो वो तो बोलते ही बहुत लाउड होते थे जी। तो मैं भी उसी लेवल पे आके बोलता था, क्योंकि सीन की डिमांड थी वो, मैं जी, अपनी तरफ बिल्कुल, से तो नहीं बोलता था। ऐसा ही है, ऐसा ही। और वो अच्छा उसका रिजल्ट आता था, लोग लाइक करते थे उसको, और सीन का भी मज़ा आता था। आपको पता है हमारे जो सिनेमा गोवर्स हैं वो तो क्लैपिंग करते हैं हॉल में जब उनको अच्छा लगता था, तो वो फीडबैक मिलता था। मुझे याद आ रहा है कि मैंने 1994 में कॉलेज के दिनों में आपकी एक मूवी देखी, सूदी भट्ट साहब की फिल्म थी खानदान। खानदान, हाँ जी, मसूद भट्ट की मूवी थी सूदी जी भट्ट जी साहब बिल्कुल की। ठीक है, खानदान की। उसमें आपका और सुल्तान राही साहब का एक सीन था, आप दोनों सगे भाई बने हुए हैं, तो आप उन पे हाथ उठाते हैं, तो आगे से जो राही साहब ने ड्रामा बोला और आपके सीन है, सिनेमा में लोगों ने खड़े होकर क्लैप की, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि इस सीन को दोबारा चलवाओ। हाँ ये हुआ था, ये हुआ था। ये बात ये ना कि एक्शन रिएक्शन है जी असल बिल्कुल। चीज़, जो सारा कुछ एक्टिंग के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक शख्स को बहुत ज़्यादा लाउड ड्रामा बोल रहा है और वो गुस्से का सीन है, क्लैश वाला सीन है, और अगर आप उस लेवल पे नहीं आते उस एक्टर की, तो बस सीन का मज़ा नहीं आता। और थैंक गॉड लकीली जब हमारी, मेरी और राय साहब की फिल्में चली हैं, और उसके अलावा मेरी जो सोलो फिल्में थी लाइक वडेरा, वडेरा, क्या उसमें बात। मैं अकेला था हीरो, उसमें अंजुमन मेरे साथ हीरोइन थी, और एक अमानत फिल्म थी रंगीला साहब की, दैट इज़ मतलब सोशल फिल्म थी वो चली। वो एक बड़ा अल्लाह का करम मुझ पे ये रहा कि मुझ पे उर्दू फिल्में भी मेरी सोलो हीरो हिट रही हैं, लाइक मेरा नाम है मोहब्बत है, सोसाइटी गर्ल, और बहुत बड़ी सारी फिल्में हैं, बहुत, शमे मोहब्बत। और शमा मोहब्बती, और इसी तरह पंजाबी फिल्में भी। बिल्कुल। तो ये भी बहुत खुशनसीबी की बात होती है, अल्लाह की रहमत। जहाँ एक तरफ उर्दू फिल्मों के डायरेक्टर्स की एक लंबी कितार है, जो आपके मद्दाहों में से थे, एस सुलेमान साहब, शबाब किरानवी साहब, इवन के सैयद नूर साहब, तो इसी तरह पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर भी जो थे वो आपकी मद्दाही में आपको कास्ट करते थे, जैसे यूनुस मलिक। उन्होंने आपको आखिरी जंग फिल्म में मेरा ख्याल पहली बार मौका दिया। वो मलिक साहब की पहली फिल्म थी मेरी आपकी, और बड़ी ज़बरदस्त वो मूवी गई। बिल्कुल। अच्छा, वो भी मैं आपको बताऊं, वो भी बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। वो मेरा पंजाबी फिल्मों का मतलब बिगिनिंग थी मेरी, तो उसमें काफ़ी मीटिंग्स होती थी और मैं उनकी जो बातें थी मैं उनको मानता नहीं था। मसलन वो चाहते थे कि मैं उसी पैटर्न पे आऊँ जो राय साहब का था,
वही फूल पत्तियों वाले लाचे कुर्ते और वही गौरी। मैं कहा मैं नहीं करूँगा, क्या बात है, आपका अपना स्टाइल रहा है। मैं करूँगा मैं अपने हिसाब से करूँगा। आपने इवन के सारे लाचों वाली फिल्म में आपने पैंट पहनी है। अक्सर आप अकेले पैंट पहने होते थे, बाकी तमाम लोगों के लाचे होते थे। हाँ, और आपका किरदार जो है वो मुनफरिद होने की वजह से आपको बहुत पजीराई मिली। और मेरा नहीं ख्याल है कि पंजाबी फिल्मों में मुझसे पहले किसी ने डांस किया हो। जी डांसेस मैंने शुरू किए पंजाबी फिल्मों में, उर्दू फिल्मों में तो खैर होते ही थे, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी फिल्मों में मैंने डांस शुरू किए। फिर यूनुस मलिक साहब कायल हो गए। मैंने कहा मलिक साहब अगर आप मक्खी पे मक्खी मारोगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चेंज अपने अपने इमेज के साथ आना चाहता हूँ। चूँकि बिल्कुल मेरी एक्शन फिल्में आंसू और शोले, आंधी और तूफान, वेस्टर्न स्टाइल की, ये भी बिल्कुल। मेरे आने के बाद शुरू हुई। ऐसे ही। आंसू और शोले हो गई, आतिश हो गई, आंधी और तूफान हो गई, टाकरा, ये वो इस तरह की, ये सारी वेस्टर्न स्टाइल, कॉबा स्टाइल नहीं होता, जी बिल्कुल। वो उस तरह की शुरू हुई। जैसे इंडिया में शोले जिस दौर में आ रही थी। जी जी, उस वहाँ से भी थी, लेकिन वो उससे पहले उसी ज़माने की होंगी, आगे पीछे तो लेकिन शोले भी इसको आप एग्जैक्टली कॉबा नहीं कह सकते। लेकिन मेरी बिल्कुल वही कॉबा स्टाइल की थी। यहाँ पिस्टल लगी हुई है, लॉन्ग बूट्स हैं, ये वो इस तरह की घोड़ा वगैरह, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसमें एक चीज़ और बड़ी काउंट करती, एक्शन। हम्म, एक्शन में ये देखना होता है कि क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक्शन के लिए सूट कर रही है या आप उस तरह से कर रहे हो। तो मैंने फिल्मों में आने से पहली फाइट सीख ली। हम्म, उन दिनों जब मैं ईस्टर्न स्टूडियो कराची जाया करता था, टीवी भी काम करता था शाम को भी, तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे, जो मेरे उस्ताद थे, वो थे हमीद साहब और अंसारी साहब और मेराज साहब। ये बहुत ज़बरदस्त लोग थे, ये एक्शन के डायरेक्टर, स्टंट करना, ये तो मुझे सिखाते थे वो, तो मैं सीखता था। तो कभी कभी ये होता था कि मैं अगर कोई मेरा एब्सेंट हो गई तो उनका पैगाम आ जाता, क्यों नहीं आए? मैं कहता जी मेरी ड्रामे की रिकॉर्डिंग है, सीरियल की शूटिंग कर रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है करो, लेकिन गैप नहीं देना। और उस चीज़ ने मुझे बहुत पे किया। मेरा जो एक्शन होता था ना, आप बिलीव कर, मैंने 99% मैंने ओरिजिनल किया। मेरी फिल्म आतिश, उसमें एक ट्रेन फाइट है मेरी, अगर आप देखें तो आप बोलोगे ये आप नहीं हो, किस तरह किया आपने, आप नहीं कर सकते। पहले वैसे भी ओरिजिनल सीन्स ओरिजिनल एक्टरों से ही करवाए जाते थे, बड़े डेंजरस सीन्स, चाहे वो ट्रेन भागती पे हों या हेलीकॉप्टर से हों। हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो मेरी अभी दिखाऊंगा मेरे पास है फ़ोन में, जी जी। मोबाइल पे किसी ने शेयर की थी मेरे साथ, अच्छा। आपको अभी दिखाऊंगा, आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि मैंने की है ये। इससे ज़्यादा डेंजरस फाइट कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं हुई है, जी किसी ने ओरिजिनल की होगी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ऑल मतलब ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से आपके लिए, जी कि अल्लाह ताला आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना इंक्रीज कर देते हैं। बिल्कुल। और ये मेरे साथ होता है, जब मैं सेट पे जाता हूँ ना और काम शुरू होता है, कैमरा स्टार्ट होता है, तो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में 100% नहीं, आप कभी इम्प्रूवमेंट। लगा ही नहीं कि हालांकि पाकिस्तान में आपको पता है कि इतना ज़्यादा आसानी नहीं है एक्टिंग सीखने के लिए। हाँ आप हर तरह से नेचुरल, यानी आप में चीज़ें नज़र आई। जैसे मैंने अभी कहा, बार बार आपकी माशाल्लाह आंखें बोलती थी किरदार के लिए, कि आप अगर खामोश भी हैं तो आपका फेस एक्सप्रेशन और आंखें उस बात को इलेबोरेट कर दिया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आंखें हैं, आपका ऑडियो है और आपके फेशियल एक्सप्रेशन, इनका टैली होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई ऐसा ट्रेजेडी सीन कर रहे हो और आपकी आवाज़ के अंदर वो एक्सप्रेशन नहीं है तो वो इम्प्रेसिव नहीं होता, या आंखों में आपके वो एक्सप्रेशंस नहीं है तो वो इम्प्रेसिव नहीं होता। तो इसको सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए फिर वही बात है कि नया बंदा हो तो शीशे के आगे एक्टिंग करे, फिर वो ऐसा ही है, ऐसा ही। अपने आप को सर देखे। आपकी रिजेंबलिंग एक और आर्टिस्ट से भी है, जो कि क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, बड़े बड़े माशाल्लाह उन्होंने फनकार पैदा किए। अमिताभ बच्चन साहब के अलावा आज के दौर का जो जॉनरा है मूवीज़ में, उसमें आपकी रिजेंबलिंग इरफान खान से बहुत मिलती है, कि उनकी भी आंखें बोलती थीं या आपकी आंखें बोलती हैं, उनके भी फेशियल एक्सप्रेशन और उसके बाद आपके फेशियल, बल्कि आप पहले हैं वो बाद में हैं। मैं तो उनसे सीनियर हूँ बहुत काफी, वो सीनियर। तो मैं ख्याल है अभी 15 साल पहले आए हैं। जी जी बिल्कुल। उनकी 50 साल भी 20 एज नहीं हुई साल। थी तो उनकी डेथ हो गई है। बहुत बड़े मतलब जी के जी मैं फनकार रहे जानता हूँ हैं। इरफान खान, हाँ। लेकिन आपकी और उनमें सिमिलैरिटीज बहुत हैं।
और ये मेरा ईमान है कि वो आपको ज़रूर उन्होंने देखा होगा, आपकी मूवीज़ वो देखते होंगे। देखते होंगे, वो सब देखते हैं, जी मूवी देखते हैं, हमारा सोशल मीडिया भी फॉलो करते हैं वो। जी। और अभी मेरी एक खातून से बात हुई थी, वो बॉम्बे में रहती, मेरे दोस्त ने बात करवाई थी। वो कहने लगी कि जब मैं जाता था, जब वीज़े वगैरह ओपन थे, तो वो खातून आपकी फिल्में देखा करती थी और वो आपको बहुत एडमायर करती है, मैं आपकी बात करवाता हूँ। तो मैंने बात करवाई उनसे। सर मेरे पास एक पिक्चर आई थी, कोई 70s की पिक्चर होगी, 74-5 की, कि एक किसी तरह कारपेट बिछा हुआ है और उस पर 3-4 लोग, कोई 3-4 औरतें बड़े बेतकल्लफ हालत में बैठी हैं। उनमें एक वहीद मुराद साहब थे और एक शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, कितना था? देवानंद साहब थे साथ। हाँ। तो मुझे देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या ऐसा दौर भी रहा है कि भारतीय और पाकिस्तानी सुपरस्टार्स एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयरिंग करते हुए पाए जाते हैं। ये तो अच्छी बात है, मैं समझ। अच्छी बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ अच्छी कि बात मैं है, यस बड़ा हैरान हुआ कि इट मीन्स के दे एडमायर्ड अस। यस ऑफ कोर्स। जी तो उन खातून ने मुझे बताया ना, जी जी। उन्होंने कहा मैंने आपकी बहुत फिल्में देखी हैं और जब मैं बाहर जाती हूँ वहाँ पे भी देखती हूँ और मुझे पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत पसंद है। ये बॉम्बे में रहती थी वो। तो मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं बॉम्बे में? तो कहने लगी मेरा अमिताभ बच्चन के घर से चौथा घर है। और फिर कहने लगी आपको पता है गुल्लू भाई, आपको उधर बम्बई की इंडस्ट्री में भी आपको गुल्लू भाई बोलते हैं लोग। मैंने कहा अच्छा चल। तो काफ़ी स्टार्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात रही है। शत्रु जी के साथ मेरी काफ़ी मुलाकातें रही हैं। बहुत बड़े फनकार और बहुत बड़े इंसान हैं। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी। आप बिलीव करें कि पहले गलत इमेज था उनका मेरे जहन में, लेकिन जब मुझे मिले थर्ड टाइम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के घर लाहौर में, तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया। कहने लगे व्हेनेवर यू कम टू बॉम्बे गिव मी कॉल। उस वक्त तो मिनिस्टर थे वो। हाँ जी बिल्कुल। दिल्ली का भी नंबर दिया। फिर मैं गया दिल्ली, लेकिन उस वक्त वो हट चुके थे, मिनिस्टर नहीं थे वो, बट इज़ नाइस पर्सन। और दिलीप साहब से भी मुलाकात हुई है, काफ़ी लोगों से भी मुलाकात। सर मुझे नासिरदीप साहब ने बताया था कि जावेद अख्तर साहब भी आपके मद्दाह हैं। किसने बताया आपको? नासिरदीप साहब ने। नासिरुद्दीन साहब ने। जी, जी मेरे जी इंटरव्यू में बात मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड है कि जावेद अख्तर साहब बहुत बड़े राइटर हैं माशाल्लाह, इंडो जी जी, पाक शोले के। फिल्म के भी तो राइटर हैं, वो पोएट हैं। आपके मद्दाह रहे हैं कि उन्होंने एक दफ़ा आपसे मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की, तो वो शायद उन दिनों में लाहौर भी आए थे, लेकिन आपकी किसी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। आप इस हवाले से कुछ थोड़ी सी हमें बताएंगे? मुलाकात हो गई थी मेरी। अच्छा, हो गई थी। मुलाकात हो गई थी मेरी। अच्छा, आई थिंक सेकंड टाइम जब आए तो उस वक्त नहीं हो सकी थी, या फर्स्ट टाइम नहीं हो सकी थी। वो आए या हमारी होटल में ठहरे हुए थे, तो मुझे मैसेज मिला तस्लीम फाजली साहब का, हम्म, क्योंकि वो शायर थे, वो भी शायर, तो आपस में होती ना एक अंडरस्टैंडिंग है, एक बिल्कुल दूसरे को बिल्कुल जानते हैं। तो फाजली साहब ने मुझे, जिन्होंने मेरा नाम मोहब्बत के गाने लिखे थे, बिल्कुल। तो फाजली साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा किससे? कहने लगे बस है कोई साहब, मैं आपको बताऊँगा। मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहते हैं मैं आपको मिलवाऊंगा ना, फिर पता लग जाए। मैंने कहा ठीक है। बहरहाल 2 दिन के बाद का टाइम डिसाइड हो गया, संडे था, ऑफ था मेरा। तो वो घर आए, मेरे साथ गए, वहाँ गए तो हमारी होटल में हम लोग बैठे हुए थे। अब उस ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट 81-82, इतना एक्सपोजर भी नहीं था इंडिया का। लेकिन ये मुझे, अब मैं भी यंग था बिल्कुल, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वो सिल्क की धोती पहनी हुई थी उन्होंने, कुर्ता पहना हुआ था, और काफ़ी बुक्स उनके पास पड़ी हुई थी। और उन्होंने किसी से बुक्स मंगवाई थी, उर्दू बाज़ार जो अनारकली के पास जी है, बिल्कुल। वहाँ से मंगवाई थी। तो वो उस लड़के ने ला के बुक दी, कहने शुक्र है एक किताब मिल गई मुझे। बहरहाल हम लोग बैठे हुए आधा पौन घंटा बैठे, तो मैंने फाजली साहब को इशारा किया। फिर रॉबिन साहब भी आ गए वहाँ पे, रॉबिन घोष साहब, नौशाद साहब भी आ गए, कुछ और लोग फिल्म के आ गए। तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, तो मैंने फाजली साहब को इशारा किया चलें। कहने लगा ठीक है, हम लोग चले गए। फिर मैं नीचे आया तो मैंने फाजली साहब वो कौन है? कहने लगे ये हैं शोले फिल्म के राइटर जावेद अख्तर साहब, और बहुत बड़े शायर भी हैं। जी बिल्कुल। मैंने ये कहा दो बंदे थे ना, सलीम जावेद, एक सलीम खान है सलमान खान के वालिद, जी जी जी, और ये जावेद अख्तर हैं, दोनों ने मिलके अपना नाम जावेद अख्तर रखा जावेद हुआ। अख्तर रखा होता तो मिल के लिखते थे। नहीं, पहले थे सलीम जावेद, जब ये अलग हो गए तो फिर ये जावेद अख्तर हो गए, वो सलीम खान रह गए। जी वो बिल्कुल। कहने लगे मैं कल बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है।
सेकंड डे ही मेट मी इन स्टूडियो एंड ही सेड कि उन्होंने कहा है कि आप इनसे कहें, वो मेरे इंग्लैंड में फिल्में देख के आए थे 2, मेरा नाम है मोहब्बत एंड आंसू और शोले। दोनों फिल्में ऐसी थी इंटायरली डिफरेंट। एक थी वेस्टर्न स्टाइल की फिल्म, कॉबा स्टाइल की, और एक रोमांटिक फिल्म थी बड़ी, मेरा नाम है मोहब्बत। तो कहने लगे इन्होंने आपको 3 फिल्मों की ऑफ़र की है कि मैं उस ज़माने भी मेरे पास 20-22 फिल्में थी 82-83 में, तो इसको रैप अप करें और ये बॉम्बे आ जाए, मैं इनको पैसे भेजता हूँ और वहाँ की सारी जो वो होती इमिग्रेशन वगैरह वो मैं करवा दूँगा। तो इनसे कहें कि इंडिया में रहे, हमें इनके साथ काम करना है, मैंने इनकी मूवीज़ देखी हैं बहुत सारे। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है देखते हैं। बाद में मैंने सोचा यार मैं बॉम्बे क्यों जाऊँ, यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो इंडिया पाकिस्तान के हालात ऐसे होते हैं, कल कला मुझे अपने माँ बाप से मिलना हो, बहन भाई से मिलना हो, मुझे वीज़ा ना मिले, अपने मुल्क का वीज़ा मुझे ना मिले, तो आई इग्नोर दैट। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करता। वैसे भी उस वक्त पाकिस्तान की अपनी ही इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा क्रेज था यस, कि कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। ज़रूरत भी नहीं थी, और ना इतना इंडिया का क्रेज था, इतना इमेज इंडिया का था जितना आज के दौर में। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कि कर लेना चाहिए था। मैंने कहा यार बस ठीक है, नहीं किया, यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है किया काम। बिल्कुल। तो सिर्फ पैसा ही तो हर चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान से ही नाम मिला है तो यहीं के लोग हैं, मैंने यहीं काम किया और यहीं कर रहा हूँ और यहाँ करता रहूँगा इंशाल्लाह। सर ये तो आप 70s की बातें कर रहे हैं ना, जब हम लोगों ने सही तरह होश संभाला नौजवानी में 90s में, तो मुझे याद है कि ये शाहनूर स्टूडियो, ये मुल्तान रोड, यहाँ पे स्टूडियो के गेट्स के बाहर रश होता था, बेपनाह रश। ओ बहुत लोग, 100, 150, 200 इससे भी ज्यादा, बिल्कुल। कि जो ही कोई एक्टर की गाड़ी बाहर निकलती थी, लोग ऐसे उसको झपटते थे कि वो गया। अपने अपने फेवरेट अदाकारों को देखने के लिए लोग सारा सारा दिन खड़े रहते थे सही कह रहे कि हैं। आप लोगों की गाड़ी का अंदर जाना और बाहर आना बड़ा इम्पॉसिबल, बड़ा मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो लोग फिर किसी तरह अंदर भी आ जाते थे, बिल्कुल गेट पे सेटिंग वेटिंग करके ना ऐसे चौकीदार से। क्योंकि स्टूडियो पूरी एक जादू नगरी थी हाँ कि लोगों के दिलों में यह था कि पता नहीं अंदर क्या होता है। एग्जैक्टली क्योंकि आई रिमेम्बर वो दिन मुझे याद है जब मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं स्टूडियो में जाऊं। अच्छा। हाँ, और सर आपका ताल्लुक लाहौर से ही था ओरिजिनली? नहीं, आई यूज्ड टू लिव इन कराची। ओके। हाँ, आई केम टू लाहौर 76 में मैं परमानेंट फिर लाहौर आ गया। वरना ये होता था कि 4 दिन शूटिंग की, 1 दिन के लिए कराची चला गया, फिर वापस आ गया, फिर 4-5 दिन शूटिंग की, फिर एक नाइट खाली हुई, फिर मैं चला गया, फिर वापस आ गया सुबह को। इस तरह से था। तो लोगों ने मुझे कहा कि यार इस तरह प्रोड्यूसर्स डिस्टर्ब होंगे और इस तरह आपको फिर प्रॉब्लम होगा, काम नहीं मिलेगा आपको। लोग कहते हैं आप परमानेंट क्यों नहीं हो जाते हैं? यहाँ पे जब काम कर ही रहे हो, आपके पास 8-10 फिल्में आइटेड हो गए। फिर मैंने न्यू गान टाउन में घर ले लिया था, फिर इस तरह करके। तो अभी पिछले दिनों भी ये बात अखबारात में आई थी, तो सलीम जावेद साहब ने कहा यस हमने उनको ऑफ़र की थी, लेकिन उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा काम करना। आपको पता है नहीं इन हालात में जो इंडिया पाकिस्तान के हैं, बदलते उतार चढ़ाव रहता है हमेशा। बिल्कुल मैं समझता हूँ उनको ठीक होना चाहिए इन हालात को। आवाम के बीच कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, ये उन्हीं की वो भी हमारी तरह के इंसान है वो लोग। बिल्कुल। आप वाघा बॉर्डर पे जाएं, दे आर वेरी लविंग। हमारी पब्लिक भी लविंग है, हम लोग भी उनको हाथ हिलाते हैं, वो भी हमें हाथ हिलाते हैं, एक दूसरे को फ्लाइंग किस करते हैं, इतने मतलब हैं दोनों। लेकिन ये जब से वो आए हुए ना मोदी सरकार जो है ना, उसने इंडिया को पोल्यूटेड कर दिया, को खराब किया। यही लोग दूसरे मुमालिक में जाते हैं तो एक कमरे में इकट्ठे रहते हैं, ये लोग बिल्कुल काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, 70s की जो फिल्में हैं, जिसको मैं बार बार गोल्डन दौर की फिल्में कहता हूँ, मैंने उसमें से बेशतर फिल्में ऐसी देखी जिनकी बाद में 80s में इंडिया ने हूबहू कॉपी की हुई हैं। ऐसी बहुत फिल्में, मसलन आपकी फिल्म एक उठा के देख लेते हैं, वडेरा। वो एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी है वो, और उस दौर की मूवी है जब सुल्तान राही साहब के बगैर फिल्म को बनाना तस्वर नहीं किया जाता था। लेकिन उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और आप और एक नए हीरो थे बाबर, कि आपने जिस तरह उसमें परफॉर्म किया, डायलॉग डिलीवरी और उसमें जो रोमांस और सस्पेंस का एक अजीब कॉम्बिनेशन है, वो लोगों को बड़े सालों तक याद रहा। कि बाद में फिर भारत में उस नाम पे फिल्म बनी वडेरा। आपकी मूवी का नाम वडेरा था, उनका था धर्म युद्ध। हाँ जी, धर्म युद्ध।
और बिल्कुल हूबहू वही सेट, मेरा- वही सीन, वही डायलॉग। आपका रोल शत्रु जी ने किया था, चतुर जी ने किया था। फिर एक उनका फिल्म सुनील थी- दत्त साहब ने किया था, बिल्कुल। एक मुस्तफा और- कुरैशी साहब का, और बाबर का किया था आदित्य पिंचोली ने। एग्जैक्टली। तो मैं, और प्राण साहब वाला रोल किया था आगा तालिश साहब। ताले साहब ने। और मैं हैरान हूँ कि सर एक एक सीन वही, एक एक डायलॉग वही, कि वो बूटों के साथ आना और उसमें सस्पेंस पैदा करना। और बहरहाल वो एक बहुत ज़बरदस्त और क्लासिकल मूवी साबित हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और म्यूजिक भी उसका आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग म्यूजिक। और दाऊद भट्ट साहब उसके डायरेक्टर थे, बड़े डायरेक्टर थे बहुत। मेरी शत्रु जी से जब पहली मुलाकात हुई कराची में एक डिनर पे, तो बेला नीलानी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने दाऊद भट्ट की इतनी तारीफ की थी, कहने लगे भाई आपके डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, हमारे पास नहीं है ऐसे। मैंने कहा आपके पास नहीं? कहने लगे नहीं, वाकई नहीं है। और उन्होंने शॉर्ट टू शॉर्ट कॉपी की ऊपर धर्मयुद्ध के नाम से बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, शत्रु मैंने जी ने देखी है मेरा दोनों रोल मूवीज किया था। देखी। फिर उन्होंने एक और मेरी फिल्म थी, और भी लोगों की बनी है, नहीं सिर्फ मेरी, अली साहब की बनी है, नदीम साहब की भी, वही साहब की बनी है। सैयद नूर साहब का मैंने इंटरव्यू किया था। मैंने उनको पहले आते ही ये कहा कि आपकी लिखी हुई फिल्म दहलीज, जो नदीम साहब और शबनम साहबा की थी 77 में, इंडिया ने उसका हूबहू चरबा कर दिया ऊंचे लोग फिल्म में, बिल्कुल बिल्कुल जिसमें राजेश खन्ना और सलमा आगा साहबा थी। बिल्कुल। फिर वो जो मेरी फिल्म थी जिद, वो उन्होंने साहिबा के नाम से बनाई। मेरा रोल संजय दत्त ने किया था। और इंडियन प्रेस ने मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि नो कंपैरिजन विद पाकिस्तानी एक्टर गुलाम मोहिउद्दीन। क्या बात है सर, इसमें तो कोई शक नहीं। तो बात यह है जनाब कि हमारे पास बेपनाह टैलेंट है, बट वो टैलेंट नहीं है जो इस टैलेंट को एक्सप्लॉइट कर सके, उनके लिए कैरेक्टर्स लिखे। हमारे पास ये जो एक स्ट्रेटजी है ना कि जो चल रहा है, जिसकी हिट हो गई उसको पकड़ लो, उसका जूस निकाल दो, फिर वो फारग हो उसको छोड़ो, फिर तलाश करो। भेड़ चाल है ना सर, वेट चाल है कि आप एक कैरेक्टर में हिट हो जाते हैं, फिर अगली को 20 फिल्में आप पे Exactly. उन्हीं कैरेक्टर्स पे लेकिन चलेंगी। मैं आपको बताऊँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी मिली है। और मैंने मतलब उर्दू फिल्में भी की हैं, पंजाबी फिल्में भी की हैं, एक्शन भी किए, रोमांटिक भी किए। फिर मैंने सिखों के रोल बहुत किए हैं। बहुत जी, मैं वही कहने लगा था कि जीवा जीवा, एक मुट्ठी मूवी भर है। चावल, हाँ, बिल्कुल सखी बादशाह। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक और फिल्म थी सन ऑफ पाकिस्तान। फिर अभी शाहिद साहब ने एक सीरियल बनाया था, उसमें भी मेरे सिख का रोल था। बिल्कुल। फिर पीटीवी से एक प्ले हुआ था गंडासा, जी जी। जब मैं नया नया आया था, उसमें भी एक छोटा रोल मैंने सिख का किया था। हाँ, नया नया मैं आया था। अभी एक और कहानी पे वर्क हो रहा है, उसमें भी मैं सिख का रोल सिख कर रहा भाई तो आपको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। हूँ। हाँ, बहुत मेरे फैन है वो। मैं आपको बताऊँ, मुझे फ़खर जमान साहब हमारे सेनेटर थे और किसी दौर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे पंजाब के, तो वो मुझे ले गए इंडिया। उन्होंने एक बनाई थी वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस। मुझे कहने लगे यार वो तनु गुल्लू जी सरदार बड़ा पुछते ने, तुझे चलो ज़रा। मैं कहा चले। मैं गया उनके साथ, तो बहुत आते थे वहाँ लोग मुझे मिलने। वो होती थी कॉन्फ्रेंस उनकी, तो उसमें से मोर देन 50% जो थे वो सरदार होते थे, वो जी सारे जी जी बिल्कुल। मुझे मिलते थे। फिर जब मैं वापस आ रहा था तो एक जुलूस आया सिखों का सारा, जिन्होंने मुझे वाघा बॉर्डर तक ड्रॉप दिया। और फिर वो गर्म चादरें जो होती ना, तुझसे सर्दी के दिन थे, वो 25-30 उन्होंने मुझे दिए। फिर वो मैंने कुछ बॉर्डर पे बांट दिए, कुछ पाकिस्तान ला के लोगों को दे दिए। दे वर वेरी लविंग, बहुत ज़्यादा। तो कहते थे आंधे जांदे रहा करो, मिले करो। फिर बाहर मिलते हैं, ऐसे ही है। इंग्लैंड में मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं, बैंकॉक में बहुत है, वहाँ मिलते हैं, दुबई में मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान, एक खूबसूरत और हैंडसम पर्सनैलिटी और एक ताकतवर हीरो, गुलाम मुहीउद्दीन साहब।